नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 20 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था और डेली आपका 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। आज इस क्लास में आज के पूछे गए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट यानी आज के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो आज एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के परीक्षा में पूछा गया है। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो भाई मिला लेना कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के चारों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। तो सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, एक्समार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा नया वाला चैनल है एक्समार्ट स्टडी 2.0, वहां पर मैंने सारा टॉपिक करा दिया है जिससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और एक चीज, कल मैंने 500 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके का क्लास करवाया है, उसको अगर देखकर जाते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा। ठीक है, बाकी वो सारा टॉपिक लोक नृत्य, वाद्य यंत्र वादक, संगीत घराने से संबंधित व्यक्ति, वो सब कुछ करा दिया यार, जाकर देख लेना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन जो आज पूछा गया था। सबसे पहले देखेंगे आज के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के चौथे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि आगा खां कप, ठीक है, आगा खान कप या आगा खां कप का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो मैंने सेकंड शिफ्ट में ही आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन पूछेगा और देखो आ भी गया। तो आगा खां कप का संबंध है साथियों हॉकी से। आज रंगास्वामी कप का बारे में पूछा था ना, उसी वक्त मैंने बताया था कि आगा खां कप भी आपसे पूछेगा, देखो पूछ लिया है। तो आगा खां कप का संबंध जो है ये हॉकी से है। आगे एक क्वेश्चन पूछा था 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो साथियों ध्यान देना, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली थी, तो भाई 2007 से 2012 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2007 से 2012। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, आगे आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसका उद्देश्य यह था कि 2011-12 तक 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना, याद रखना। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। आज के चौथे शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल मैं आपको पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, देखिए तो हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। साथियों हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी और देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 तक था। अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो एमएस स्वामीनाथन जी ने, जिसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है गेहूं पर, याद रखना। और साथियों अभी एमएस स्वामीनाथन जी को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा हुई है, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन ऐसा था कि अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कि भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन कई सारे थे और उसमें से एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था कंधार शैली। तो कंधार शैली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि 14 रख शिलालेख कंधार में, मनसेहरा में, इसके अलावा शहबाजगढ़ी में, कालसी में, गिरनार, सोपरा, सन्नती, शिशुपालगढ़ और जोगाड़ में पाए गए हैं, ये भारत के बाहर। तो कंधार आपको ऑप्शन दिया हुआ था, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि नागालैंड के कौन सी जनजाति हॉर्नबिल महोत्सव को मनाती है। तो भाई नागालैंड का जो नागा जनजाति के लोग हैं ना, ये हॉर्नबिल महोत्सव को मनाते हैं। देखिए हॉर्नबिल उत्सव की बात करें साथियों तो ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ध्यान से देखिए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, भाई सितार वादक से। सितार वादक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये सारा टॉपिक मैंने करवा दिया है 2.0 में, यार आप लोग देख कर जाना ना, बिल्कुल छक्के छुड़ा के आ जाओगे पेपर के। आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछा ही था, शायद सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन चौथे शिफ्ट में आज आपसे पूछा है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था साथियों, मैंने सेकंड शिफ्ट में ही इसके बारे में बता दिया था आपको। तो 13 अप्रैल 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था सीता माता का दूसरा नाम क्या था। तो भाई सीता माता राजा जनक की पुत्री थी, तो इनको जानकी
जनकात्माजा, इसके अलावा जनक सुत्ता भी कहा जाता था। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो चौथे शिफ्ट में ये आपसे पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। कल ही मैंने इसी चैनल में संविधान का क्लास करवाया था 50 क्वेश्चन का, जिससे उसी से आपका ये क्वेश्चन आ गया। तो देख लेना आप लोग, जो भी क्वेश्चंस का क्लास में अपलोड करता हूं साथियों, एक्सपेक्टेड वाला है, उनको जरूर देख कर जाना, आपका सारा पेपर वहीं से बनेगा और बन भी रहा है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 करेक्ट आंसर हो जाता। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 36 से 51। अगर आपसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था साथियों, परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था। तो भाई देखिए, परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था, तो ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे एक क्वेश्चन था कि उर्दू के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में किसने जीता था। तो देखिए, उर्दू के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 ये किसने जीता था, तो रहमान अब्बास ने। तो रहमान अब्बास इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था थर्ड शिफ्ट में। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, बुंदू-खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो भाई देखिए, बुंदू-खान का संबंध जो है सारंगी से है। ये एक भारत के सारंगी वादक थे, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता सारंगी। आगे एक क्वेश्चन था, मैसूर दशहरा ये कहाँ मनाया जाता है। तो मैसूर दशहरा को मैसूर दशहरा भी बोला जाता है और ये कर्नाटका राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक हो जाता साथियों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है। तो भाई, राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की थी, तो गोवा ने। इसका करेक्ट आंसर गोवा हो जाता, जो कि साथियों 2023 वाला जो राष्ट्रीय खेल था वो 37वां राष्ट्रीय खेल था। ठीक है, और अभी 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित होगा 2024 में, तो याद रखिए उत्तराखंड में। ये भी आपसे आगे पूछा जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था, ठीक है, और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा है, यानी लगातार 2 बार दोनों शिफ्ट में रिपीट कर दिया है ये क्वेश्चन। देखो, लिएंडर पेस का संबंध किससे है, तो टेनिस से। यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता टेनिस। आगे एक क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था। गणराज्य पूछा था तो शाक्य गणराज्य करेक्ट आंसर हो जाता। अगर यह पूछा था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये था कि 5 आईआईटी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में के तहत की गई थी, या फिर ऐसा क्वेश्चन था कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत आईआईटी की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाता प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, है ना। तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली थी, इसमें कुल 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो साथियों, गांधी इरविन समझौता ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। भाई कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 5 मार्च 1931। देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मूल्यह्रास की परिभाषा क्या होती है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, इसीलिए देखिए मूल्यह्रास के बारे में आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मूल्यह्रास किसको बोलते हैं, तो स्थायी संपत्तियों में निरंतरण उपयोग में आने, समय व्यतीत होने, ठीक है, अप्रचलित है ना, अप्रचलित हो जाने या टूट फूट के कारण मूल्य में जो कमी आती है ना, उसी मूल्यह्रास कहते हैं। या फिर मूल्यह्रास से संपत्तियों की कीमतों में लगातार कमी होती रहती है। इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो भाई 2 देशों के साथ, एक आपका हो गया श्रीलंका, एक हो गया श्रीलंका और एक हो गया मालदीव। ठीक है, तो 2 देशों के साथ, और स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह सचिव कौन थी। भाई ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह सचिव 2022 में बनाई गई थी। कौन थी वो, तो सुएला
याद रखिएगा सुएला ब्रेबरमैन। ये सुएला ब्रेबरमैन जो कि 2022 में ब्रिटेन में कौन बनी थी, तो होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, राई किस राज्य का लोक नृत्य है, आपसे पूछा था। तो भाई राई जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। आगे हरित क्रांति से संबंधित एक प्रश्न था थर्ड शिफ्ट में। क्वेश्चन ऐसा था कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर गेहूं हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। अब इसका मुझे साथियों ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने गोल्फ खेल के जो प्रसिद्ध शब्द हैं वो मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि बर्डी, ईगल और देखिए अल्बाट्रॉस, इसके अलावा एस, हैंडीकैप, पुट, मुलिगन, ये सभी गोल्फ खेल से संबंधित शब्द है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था श्याम का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों देखिए, श्याम का विलोम शब्द होता है श्वेत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता श्वेत। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हमेशा से आपको करवाते आ रहे हैं और हमेशा आपको करवाएंगे भी साथियों। देखिए, क्वेश्चन था ISSF विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता दक्षिण कोरिया के चांगवोन में। ठीक है, ISSF विश्व कप 2022 में कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो दक्षिण कोरिया के चांगवोन में। आगे एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता केरल राज्य में। केरल महिला पूछे चाहे सबसे अधिक साक्षरता पूछे, केरल आएगा, महिला पुरुष दोनों में, और यह सबसे अधिक साक्षरता में केरल ही आएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था इनमें से कौन सा नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। ऐसा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे। अब ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाए हैं, इसीलिए बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि एक तो आपका बधाई है नृत्य है, एक राई नृत्य है, एक बरेदी नृत्य है, सौरा नृत्य है, कनाडा नृत्य है, इसके अलावा ढीमरियाई नृत्य है, नौरता नृत्य आदि, है ना। ये सभी साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। आगे एक क्वेश्चन था, वह भारतीय व्यक्ति कौन थे जो सिंगापुर में मुख्य न्यायाधीश बने थे। भाई वह भारतीय व्यक्ति जो सिंगापुर में मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो याद रखना न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन SC जी। ये साथियों भारतीय व्यक्ति थे जो कि सिंगापुर में मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए थे। ठीक है, तो न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। अब जो क्वेश्चन आएंगे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 26 नवंबर 1949। एक क्वेश्चन था, संविधान के अनुच्छेद 333 का संबंध किससे है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 जो है ये राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान देता है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो भी आपको ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, पन्नालाल घोष का संबंध किस वादक से है। तो साथियों पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, तो बांसुरी वादक है ये ना ये। तो देखिए, बांसुरी वादक यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। पन्नालाल घोष जो है ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। आगे एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर किस राज्य का सबसे अधिक है। तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर केरल हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, सड़क चौड़ी है तो रेखांकित वाक्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, यानी ये जो चौड़ी रेखांकित वाक्य है इसका शुद्ध रूप आपको बताना था। तो ये साथियों ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह ऑप्शन पर डिपेंड करता, ऑप्शन के अनुसार ही बनता। आगे देखिए, जलियांवाला बाग तो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन था, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है चैन मिलना। ठीक है, क्या होता है भाई, चैन मिलना। आगे एक क्वेश्चन था, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो देखिए, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है श्री न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर जी। तो S अब्दुल नजीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। साथियों देखिए, अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछिए कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। आगे देखिए, क्वेश्चन था, नीति आयोग को क्या कहते हैं। तो भाई नीति आयोग को क्या कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं। ऑप्शन में थिंक टैंक आपको दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो देखिए,
भारत में जो राज्य हैं और उनमें जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 155। आगे एक क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान जी, जो कि भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अनिल चौहान जी को भारत का दूसरा सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि बोनालू त्योहार किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, या फिर किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों बोनालू त्योहार की बात करें तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता तेलंगाना राज्य। आगे देखिए क्वेश्चन था यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगर आपसे पूछा था कि यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी तो 1965 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था साथियों। तो देखिए संपत्ति का विलोम शब्द होता है विपत्ति। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता विपत्ति। एक क्वेश्चन था निरुत्साह का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए निरुत्साह शब्द का विलोम शब्द होता है उत्साह। यहां आपका राइट आंसर हो जाता उत्साह। आगे एक क्वेश्चन था हर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए हर्ष के तो कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करता, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए हर्ष के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो देख लीजिए। आनंद, खुशी, प्रसन्नता, आनंदमय, उल्लास, आनंदित, उत्कंठा, इसके अलावा प्रफुल्लित, प्रसन्न, खुशहाल, आनंद, उत्साह, ये सभी जो है हर्ष के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा नारी का पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों स्त्री, महिला, औरत ये सभी नारी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन था दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था अपना स्वार्थ सिद्ध करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अपना स्वार्थ सिद्ध करना इस मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता अपना काम निकालवाना। आगे देखिए साथियों सेकंड शिफ्ट में जो गद्यांश पूछा था 5 नंबर का वो होली से रिलेटेड था, बिल्कुल सिंपल था, आप लोग आसानी से कर सकते थे। एक क्वेश्चन था बैडमिंटन से संबंधित शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है? अब मुझे ऑप्शन तो मिल नहीं पाए थे, इसीलिए बैडमिंटन से संबंधित जो शब्द हैं वो मैंने लिख दिया है। जैसे कि एक होता है सर्विस कोर्ट, शटल कॉर्क, लब, नेट, फोरहैंड, हिट, ड्रॉप, बैकहैंड, इसके अलावा स्मैश होता है, डबल फॉल्ट होता है, ये सभी बैडमिंटन के ही शब्द हैं। एक क्वेश्चन आरबीआई का मुख्य उद्देश्य से पूछा था कि आरबीआई का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? ये भी क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करता। हालांकि देखिए आरबीआई का मुख्य उद्देश्य प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो साथियों ध्वनि का मात्रक तो डेसिबल होता है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों डेसिबल। आगे एक क्वेश्चन था लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका टेनिस हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? यानी 3 शब्द थे जो कि क्रिकेट से संबंधित थे, एक कोई ऐसा था जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं था, वही आपका आंसर हो जाता। हालांकि देख लीजिए ये सारे शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए क्रिकेट के जो शब्द हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया था। आगे देखते हैं साथियों एक क्वेश्चन था बिरल का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए बिरल शब्द का विलोम शब्द होता है सघन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सघन हो जाता। एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा था, वो मिल नहीं पाया था क्वेश्चन। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे जिसका मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपसे पूछा था? तो देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है ना साथियों ये नौका दौड़ से संबंधित है, नौका दौड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नौका दौड़। आगे एक क्वेश्चन था पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस मॉडल पर लागू की थी? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर, याद रखना। आगे देखिएगा आगे आपसे पहले शिफ्ट में पूछा था साथियों नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाता। आगे देखिए बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है पूछा था, ठीक है। तो 2.0 में मैंने घराना वाला क्लास करा दिया है और इस चैनल में भी आपको मिल जाएगा, देख लेना। देखिए बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता लखनऊ के
कालिका बिंदादिन घराने से, ठीक है। तो लखनऊ घराना अगर ऑप्शन में था तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। बिरजू महाराज की बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य के नर्तक हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए पर्वत के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि शैल होता है, नग होता है, भूधर होता है, पहाड़ होता है, अंचल होता है, महीधर होता है, गिरी होता है, भूमिधर, तुंग आदि, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पूछा था, तो ये क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया था साथियों, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है आपका विद्या जोड़ अर्थी। आगे एक क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है, यानी वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस, देखिए माफ करना, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ करेक्ट आंसर हो जाता। या फिर अगर आपसे पूछा था कि डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कितनेवें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो करेक्ट हो जाता 50वें। आगे देखिए क्वेश्चन था, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो भाई रंगास्वामी कप का संबंध साथियों हॉकी खेल से है, तो हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, एशियन गेम्स हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ था। तो देखिए एशियन गेम्स 2022-23 में आयोजित हुआ था, कहां पर हाल ही में, तो चीन में। तो चीन यहां इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था, ज्योतिबा फुले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो देखिए ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन था, संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन साथियों बाय ऑप्शन बनने वाला था। आगे एक क्वेश्चन था, किस मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट हो जाता योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे क्वेश्चन था, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो सरल, कठोर, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता कठोर। आगे देखिए, उदार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये आपसे पूछा था। तो भाई इसका ऑप्शन तो नहीं मिला था, इसीलिए उदार का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे कि एक होता है फराक दिल होता है, इसके अलावा साथियों क्षीर निधि होता है, दरिया दिल होता है, सरल होता है, सीधा होता है, विनीत, शिष्ट, उदाचरित होता है, उदार चेता होता है, देखिए सहृदय होता है, विशाल होता है, हृदय, सज्जन, इसके अलावा महामना होता है, सदाशय होता है, महाशय होता है, दाता होता है, उदारशील, दानशील, दानी, ये सभी उदर का ही पर्यायवाची शब्द होता है। एक क्वेश्चन था, धर्म का विलोम शब्द क्या होता है। तो अधर्म हो जाता। एक क्वेश्चन था, ईट का तत्सम शब्द क्या होता है। तो इष्टिका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। आगे पूछा था, हाथों से लिखी प्रति वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी हाथों से लिखा गया पत्र, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, हस्तलिपि होगा। या फिर अगर हस्तलिपि ऑप्शन में ना था तो पांडुलिपि आपके ऑप्शन में रहा होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये पूछा था। तो 1192 में। किसी का कहना है पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अगर पूछा था तो वो 1556 में हुआ था, है ना, याद रखना 1556 में, ठीक है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। आगे देखिए एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है। तो अगर संस्कृत था तो संस्कृत आपका करेक्ट होता, और अगर ऑप्शन में ब्राह्मी दिया हुआ था तो ब्राह्मी करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था, इनमें से किसका संबंध ओडिसी नृत्य से है। तो भाई ओडिसी नृत्य से किनका संबंध है ये पूछा था, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए ओडिसी नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि केलुचरण महापात्रा, संयुक्त पनिग्राही, किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण पटनायक, ये सभी जो हैं साथियों ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। एक क्वेश्चन था, नस्वर का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए नस्वर का विलोम शब्द होता है शाश्वत साथियों, है ना। यहाँ पर देखिए नस्वर का पर्यायवाची शब्द भी मैंने लिख दिया है, ताकि क्योंकि अगर आगे आपसे पूछे तो आप लोग फंसे नहीं। तो भाई नस्वर का पर्यायवाची शब्द होता है नासवान, फानी, छई, छर, भंगुर, मर्त्य आदि, है ना। इसके अलावा शाश्वत का पर्यायवाची शब्द होता है नित्य, निरंतर, सदैव, सर्वकालिक, अटल आदि, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था, सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द होता है दुरुपयोग साथियों, याद रखना। उदारता का मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन था, अलाउद्दीन का चिराग होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता आश्चर्यजनक वस्तु होना या फिर अद्भुत वस्तु। आगे एक क्वेश्चन था, झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो झांसा देना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। एक गद्यांश तो आपको डेली पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। तो ये अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन था, 1975 में आयोजित पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाता वेस्ट इंडीज ने। एक क्वेश्चन था, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता बिहार के। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता 63।
आगे एक क्वेश्चन था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे पूछा था, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी? तो एस सुब्बलक्ष्मी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आज के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर कराए। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक। डेली आपको एनालिसिस करवाएंगे और वो सारा टॉपिक भी करवाएंगे जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने सारा टॉपिक करवाया है स्मार्ट स्टडी 2.0 में, आप लोग जाइए और देख लीजिए। वहाँ पर एक कल मैंने मैराथन क्लास भी कराया है स्टैटिक जीके का पूरे 500 क्वेश्चन। उसको अगर देख कर जाते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका उसी क्लास से आएगा। ठीक है, तो जरूर देख लीजिए जाकर 2.0 में। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा है जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और आप कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।